हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आप लोगों के लिए कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। तो हर वक्त अपने मन में पढ़ाई का जुनून जगाए रखना, उसको बरकरार रखना। तो हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं कि आएंगे ही, समझे। तो इनको अच्छे से लिख लेना, इन्हीं की तैयारी अच्छे से कर लेना। 100% क्वेश्चन ही फंस जाएंगे तुम्हारे पेपर में, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के पहले हैं, इसके बाद फिजिक्स के, इसके बाद बायो के मिल जाएंगे, ठीक है। चिंता नहीं करने का, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। तो कुछ आएंगे जिसमें तुम्हें उदाहरण सहित टिप्पणी करनी होगी, तो हमने एक साथ सबको लिख दिया है। तो पहला क्या है, पहला हमारा है दहन, दूसरा है संक्षारण, रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, सावनीकरण, मिसेल का आ सकता है एक नाम इसका ये भी है, निर्मलीकरण, ठीक है। दोनों आ सकते हैं, ठीक। तो मिसेल है चाहे निर्मलीकरण है, दोनों एक ही चीज लिखनी है, सावनीकरण कर देना। इसके बाद है स्थिरीकरण, ठीक। तो इतने टॉपिक हैं जिनपे ये आ सकता है। संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए उदाहरण सहित, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीएच मान से आप क्या समझते हैं। पीएच मान क्या है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं इसको, इसके बाद इसका फॉर्मूला वो भी साथ में लिख देना, ठीक है। इसके बाद बोला है विरंजक चूर्ण ब्रैकेट में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग। कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है। फिर बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने विधि गुण व उपयोग लिखिए। हमने पूरा क्वेश्चन एक ही में कर दिया, नहीं क्वेश्चन अलग अलग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने विधि बताओ या फिर इसके साथ रिएक्शन के साथ रिएक्शन। तो इनको क्या किया मैंने एक साथ लिख दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, किसे कहते हैं, इसके बनाने विधियां, इसके गुण और इसके क्या क्या उपयोग है, इसको लिखना है पूरे। इसके बाद हमारा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म और उपयोग। कि बेकिंग सोडा क्या, इसको कैसे बनाया जाएगा ये लिखना है। इसके बाद इसके गुणधर्म लिखने, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसको लिखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए, ठीक है। डिफरेंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस आते हैं, तो डिफरेंस को भी अच्छे से पढ़ के जाना, खनिज क्या और अयस्क क्या है इसके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है। गालक क्या और धातुमल क्या है, इसमें भी अंतर हमको पढ़ के जाना, इनकी डिफिनेशन अलग पढ़ना नहीं, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निस्तापन तथा भर्जन क्या है, ठीक। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो ये जान लेना विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये आ भी सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में जरूर से जरूर आएंगे, तो इनको अच्छे से लिख लेना। इसके बाद है कार्बन के गुणधर्म लिखिए। क्या लिखना है, कार्बन के गुणधर्म। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन नोट कर लो एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इनको अच्छे से पढ़ना है, तैयारी अच्छे से कर लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पर टिप्पणी लिखिए। इनकी टिप्पणी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। समझाती श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा उपयोग लिखिए। इसके समझाती श्रेणी की टिप्पणी तथा उपयोग दोनों लिखने हैं। इसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए, एक साथ सब टिप्पणी है। इसके बाद कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति को संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइए। मतलब पहले हमें चतुष्फल की प्रकृति बतानी है, इसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ बताना, उदाहरण देके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल के उपयोग लिखिए, ठीक। इसके बाद अपमार्जक की निर्मलन की क्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जो अपमार्जक मतलब जो निरमा होता है उसके निर्मलन की लिखनी है, अपमार्जक की निर्मलन की क्रिया लिखनी है, उसमें क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म लिखिए।
और अगर हो सके तो इसके बनाने की विधि भी पढ़ लीजिएगा, एक बार खाली रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आ गया, आने का चांस तो नहीं पर आ गया तो फिर याद रहे, ठीक है। और रासायनिक गुणधर्म तो जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि तथा रासायनिक गुणधर्म लिखिए, एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि तथा रासायनिक गुणधर्म, और देखो उपयोग यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आ गया, ठीक। इसके बाद एथेनोइक अम्ल की स्थिरीकरण क्रिया लिखिए, एथेनोइक अम्ल की स्थिरीकरण क्रिया जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसके बाद संक्रमण तत्व क्या है तथा उपयोग, उपयोग इसके पढ़ लेना। संक्रमण तत्व क्या है, विशेषताएं या उपयोग, ये पढ़ के जाना। इसके बाद परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक। वो क्या करना है, आवर्त लिखना है किसका, जो परमाणु क्रमांक जिनका क्या होता है 17 होता है, उनमें कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, उसके बारे में इसमें क्या करना है, लिखना है। फिर बोल रहा है आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या परिवर्तन होता है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में बुक में मिल जाएंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे 90% चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखनी है, उसके क्या लिखने हैं, लाभ लिखने हैं। अभी इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कम से कम 4 विशेषताएं तुमको याद हो, उसके बाद 2 विशेषताएं हमको वहां लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए, ठीक है। तो वहां जब हमको किरण आरेख जो सीख के जाना है, मतलब प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी खासी, क्योंकि किरण आरेख के क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए, ठीक है। बोला है एक अवतल दर्पण है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किरण आरेख दर्शाना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है परावर्तन का नियम क्या है, समझाइए। तो परावर्तन का नियम जब तुम समझाओगे तो उसमें क्या करना है, हमें उसके नियम के मतलब कि किरण आरेख करके समझाना है। मतलब जो उसमें होता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण, ये हमें फिगर बना के दिखाना है, ठीक है। तो चित्रण कर देना उसमें। इसके बाद बोला है एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। उत्तल लेंस से क्या हो रहा है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसको समझाइए पर किरण आरेख द्वारा, ठीक है। तो फिगर इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। जो लेंस के 2 फोकस होते हैं, दोनों फोकस को क्या करना है, परिभाषित करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख दर्शाइए। फिर किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए। मतलब बोला है कि एक उत्तल लेंस है, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका किरण आरेख दर्शाना है, और उसके बोला प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी करनी है, जबकि वस्तु कहां कहां पर स्थित होगी हमें पोजीशन बताएंगे। बोला पहला है कि जो वस्तु है अनंत एवं 2f के बीच में स्थित हो। फिर दूसरी हमें बोल रहा है कि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर स्थित हो। तो इतने क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे क्वेश्चन और भी है, तो इतने नोट कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इतने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख से भी बताइए, ठीक है। इसमें क्या करना है, दूरदृष्टि दोष बतानी है, फिर इसे किस तरह दूर किया जा सकता है उसका किरण आरेख भी करना है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। इसमें भी क्या करना है, निकट दूरदृष्टि क्या आती है इसके बताना है। इसके बाद इसे किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ठीक है। पहला निकट दृष्टि दोष बताना है, इसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। उसके बाद उसका जब दूर करने का सोल्यूशन होगा उसका क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। किसे रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब कैसे मतलब किरण आरेख पड़ता है, ये हमें इसके किरण आरेख द्वारा क्या करना है, समझाना है। इसके बाद बोला है एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। बोल रहे प्रिज्म में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है किस प्रकार होता है, हमें इसका बताइए। इसमें क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या बताना है हमें चित्र में। आपतन कोण कौन सा होता है, अपवर्तन कोण कौन सा होता है, निर्गत कोण कौन सा होता है तथा विचलन कोण कौन सा होता है, इसे हमें चित्र में दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं,
श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त विभिन्न रंग क्रम से लिखिए। बोल रहे हैं जो श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट होती है उसका विक्षेपण से हम क्या समझते हैं तथा जब उसका वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, तो उसमें जो लाइटें निकलती है 7 लाइटें उनका क्रम से लिखना है, जैसे विग्योर, ठीक है, तो उसका क्रम से लिखना है, कलर नेम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रा भी लिखिए। पहले वैद्युत विभव क्या है ये बताना है, फिर वैद्युत विभवांतर क्या है इसको लिखना है, और इन दोनों के क्या लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, पहले सूत्र और उसका क्या लिख देना है, मात्रक। इसके बाद प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए, तो वही क्वेश्चन सेम होगा। पहला क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ये बताना है, प्रतिरोध क्या है ये बताना है, फिर ये किन किन बातों में निर्भर करता है इसको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा दीजिए, ठीक है, एक ओम की, ठीक है, तो बोला ओम का नियम क्या है, ठीक, ये बताना है, फिर इसी के आधार पर एक ओम का परिभाषा में लिख के बतानी है, इसमें लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोला है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़ा जाता है तो इसके समतुल्य जो इसका फॉर्मूला निकलेगा श्रेणी क्रम प्रतिरोध का, उसका हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ये बताना है, इसका सूत्र बताना है। इसके बाद बोल रहे हैं 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 परस्पर समांतर क्रम में है, जुड़े हैं, ठीक है, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें प्रूफ करना है समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का, दोनों प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लिए होंगे बाद। इसके बाद हम लोग करेंगे दृष्टि धारा एवं प्रत्यवर्ती धारा में अंतर, डिफरेंस याद कर लेना, दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसके बाद है वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच अंतर, इनका भी डिफरेंस दोनों को याद कर लेना। इसके बाद बोला है यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। बोल रहा है कोई धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो पहले समांतर कंडीशन रखनी है, फिर लंबवत कंडीशन रखनी है, फिर 60 डिग्री कोण बनाते हुए कंडीशन रखनी है, उस पर लगने वाला क्या निकालना है, बल निकालना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए, ठीक है। तो नियम कौन कौन सा है, फैराडे प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये दोनों नियम अच्छे से पढ़ लेना, दोनों में से एक भी आ सकते हैं या फिर दोनों आ सकते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो इसमें दोनों नियम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है, ठीक है, वाम हस्त नियम लिखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना क्या है, ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा है इसकी घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडलियों की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए। बोल रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फिर बोल रहे हैं जब दो समीप स्थित कुंडलियों की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाना विद डायग्राम, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत, कार्यविधि और उपयोग भी लिख देने, ठीक, उसको ही पढ़ के आना, इतना करना है। इसके बाद बोल रहा है नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने कर लो। अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं जब भी और मिलेंगे, इसके बाद पहले नोट करो, तुम्हें इतने क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लिए क्या बताना है, नियम बताना है। मतलब पहले में ये क्वेश्चन करना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसको कर लेना। इसके बाद एक सीधे लंबे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में लिखना है। और जो नियम है, नियम पहले भी लिख चुके हो, ठीक है, फैराडे प्रथम और द्वितीय नियम, वही नियम तुमसे रिपीटेड करके किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते लगा के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दृष्टि धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्यविधि सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो आता है लास्ट में, संचित पर टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है, ग्रीन हाउस, खाद्य श्रृंखला, वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन और सौर ऊर्जा, ये आते हैं जो अलग क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और बायो वाले क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, तो बायो तो अपने आप तैयार कर लेना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल 53 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन कर डाला तो पेपर झिंगा डाला, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, घंटी दबा देना, घंटी नहीं है सब्सक्राइब करो तो घंटी आएगी, उसको दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You